नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक राजनेता, बड़े राजनेता अश्विनी चौबे जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। केंद्रीय मंत्री हैं आप सर, पर्यावरण मंत्री हैं। सबसे पहले मेरा सवाल पर्यावरण को लेकर है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब हो रहा है, पर्यावरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छठ मैया का त्यौहार है और नदी घाट और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो पानी का जो लेवल है, जो पानी की क्वालिटी का मात्रा है, वो भी लगातार जो है वो ख़राब बताई जा रही है। क्या कहना है इस विषय पर आपका? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों में हम पर्यावरण के उस मुद्दे को, आपने देखा कि ग्लासगो में पिछले बार कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 ग्रिड, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने उठ के बाद में कहा 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 ग्रिड 1 नरेंद्र मोदी। यानी भारत जो कहता है उसको करता है। ये दुनिया में हमारी शाख बनी है। और आज पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुआ, इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि हमने दुनिया को हमने करके दिखाया है। चाहे आपने जिस बात की ओर मुझे ध्यान दिलाया है कि मतलब जो वायु का जिस प्रकार से आपने बताया क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने पिछले वर्षों से काफ़ी अच्छे किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय में हम लोगों ने, चाहे वो नोएडा हो, चाहे एनसीआर का क्षेत्र हो, लगातार प्रतिदिन मैं और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। प्रतिदिन इंडेक्स का हमें ख्याल रहता है। और हाल में दर्जनों बैठक उसके लिए हम लोगों ने बजाबते एक एनसीआर के लिए एक अलग संगठन हमने बना दिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और हर पर्यावरण के हर पहलू पर सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करके हमने उस इंडेक्स को कैसे अच्छा रखें और कैसे पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें, इस पर जन जागरण से लेकर के हर चारों जो हमारे एनसीआर के क्षेत्र में राज्य सरकार है, उनके साथ अभी 10 दिन पहले उनके मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, सबसे हम लोगों की बातचीत भी लगातार होती रही है। और हम लोगों ने इस पर पूरा संकल्पित है कि हम पर्यावरण को संतुलित करके, और पर्यावरण और प्रकृति रक्षित है रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और इस दृष्टिकोण से प्रकृति और संस्कृति, नेचर एंड कल्चर, इसको भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पारंपरिक हमारी पद्धति है, सांस्कृतिक चेतना जो है, तो जहाँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम अपने देश की विरासत, अपनी देश की संस्कृति, जो हमें शुचिता का जो हमारा एक संसाधन है, हम उसको कैसे विकसित करें, ये ख्याल और पूरी तरह से हमारा पर्यावरण मंत्रालय इस बात को ध्यान में रख के कर रही है। सर, स्वच्छता, जहाँ तक आप चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे हम और पर्यावरण, आपने पानी की बात कही, मैं बड़ी अच्छी बात आपने कहा है जी। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमने जितने भी ऐसे जल के जो नदियां थी, जहां अटल जी ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, उसको हम लोगों ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया है। और आपकी जानकारी के लिए कि अभी कुछ ही महीने पहले जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में, और वो डीपीआर भी हमने प्रोजेक्ट एक तैयार करवाया है। 49,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जिसमें गंगा के अतिरिक्त जमुना, सरस्वती, जितनी हमारी पवित्र नदियाँ, 13 नदियों, और हमने उन 13 नदियों का डीपीआर तैयार करके उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। और गंगा, सिंधुश्च कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुण्यात्मा, इन तमाम नदियों पर हमारा काम चल रहा है। और नदियों के जल स्तर को, नदियों के जो गंदगी है उसको कैसे दूर किया जाए, तो और नदी के किनारे जो है उसमें पौधे लगे, उसका जो भूस्खलन होता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि ये पूरी योजना जब
गंगा का नमामि गंगे के द्वारा हो रहा है, और ये 13 नदियों का अलग कार्यक्रम हम लोगों ने अभी लिया है। और स्वच्छ निर्मल धारा स्वच्छ किनारा, ये हमारा एक थीम है, स्वच्छ किनारा निर्मल धारा स्वच्छ किनारा। हमें किनारे को भी ठीक करना है, और जल के जो जल संकुचित हो गया है, जल बह नहीं रहा है या प्रदूषित जल हो रहा है, उसको ठीक करना, और साथ साथ ज़मीन के अंदर जो भू स्तर है जल का, उसको बढ़ाने का काम ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, अद्भुत बात, ये 49,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, 48,000 करोड़ का ये डीपीआर तैयार हो चुका है, इस पर काम जारी है। बिल्कुल, सर ने बताया कि पानी पर काम कर रहे हैं। और के न्यूज़ के दर्शकों को एक बात मैं बताऊं कि डाइटम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पानी को साफ करता है। और पिछली इस सरकार की अगर हम बात करें तो शायद काम करने का नतीजा है, या जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें अब जगह जगह पे डाइटम जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पानी साफ़ होना शुरू हो गया है। अश्वनी सर, मेरा आपसे सवाल यह है, आपने नमी में गंगे की बात की, नमी में गंगे के प्रोजेक्ट पर बहुत सारी उंगलियाँ उठ रही हैं, बहुत सारे सवालों के घेरे में ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले उंगलियां उठती होंगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उंगलियां उठना बंद हो गया। सर, प्रोजेक्ट आप ही की सरकार का? नहीं, प्रोजेक्ट नमामि गंगे हमारे हैं जी। उसके पहले जो गंगा को प्रदूषण को ठीक करने का जो ठेकेदार थे, जो पूर्व की सरकार थी, जिन्होंने पूरी तरह से उसको नाबूद कर दिया था, हमने उसको पुरस्कृत रूप दे करके, और पूरी तरह से जहाँ कानपुर में आप देखते हैं कि प्रदूषित गंगा बहती थी, आज कानपुर की स्थिति क्या है? आज देश के अंदर जितनी गंगा नदियाँ हैं उसमें नमामि गंगे में जो मेन थीम है कि पानी को शुद्ध कैसे करना चाहिए वह, और साथ साथ उसके अलावा अनेक योजनाएं उसमें जहाँ आपको घाटों की सुव्यवस्था हो, घाटों का निर्माण, अपने जो श्मशान घाट है उसमें विद्युत शब्दागरी एवं अन्य लकड़ियों के द्वारा, ये सारी चीज़ें उसमें हो रहा है। तो योजनाओं को हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं, उसमें समय है, और बहुत जो बाकी है उसको भी करने की तैयारी हमारी चल रही है। बाकी है। मेरा एक सवाल सर, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर जिम्मेदार सरकार है या जनता? जनता से क्या कहेंगे सर? जनता की भी तो कोई जवाबदेही है। हम जगह जगह परली के ऊपर सरकार सख्ती परली जलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जनता से यह आग्रह करूँगा कि मैंने पहले ही कहा, प्रकृति रक्षिति रक्षिता। आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। और मैंने प्रकृति के उस कुंदन को स्वयं झेला है। केदारनाथ की उस त्रासदी को 4 दिनों तक मैंने 100 परिवार और आधे परिवार चले गए, मैंने देखा है प्रकृति को रोते हुए। और उस कुंदन में मैं 4 दिनों तक भूखे प्यासे श्री केदारनाथ के गर्भगृह में मैंने अपने छोटे अबोध पौत्र 2 साल के उसके साथ मैंने बिताया है। मैं जानता हूँ, और ये प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इसको रुकना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति अपने आप को, ये नहीं कि सरकार पर हम जिम्मेवारी दें, हम कितना जवाबदेह हैं, हम कितना उसके लिए कर सकते हैं, हम कितने वृक्ष लगा सकते हैं, हम कितना स्वच्छता के साथ हम अपनी नदियों को प्रदूषित नहीं होने देंगे। गंगा आज छठ का व्रत है, आज देखो कि केवल छठ के व्रत में ही बिहार हो या उत्तर प्रदेश, देश भर में और दुनिया में कई जगह छठ हो रहा है। तो छठ के व्रत पर घाटों को साफ रखते हैं, गलियों को साफ रखते हैं। न केवल छठ में करो, सब दिन स्वच्छता को ध्यान रखो। जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान देश भर में चलाया है, और छठ के बारे में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी, कल मैं रात में सड़कों पर जब घूम रहा था, महाराज जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रशस्त और जितनी अच्छी व्यवस्था खड़ा किया है, मैं तो बिहार में भी हमारे यहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था आज नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था मैंने उत्तर प्रदेश में। देखिए, राजनीतिक बाढ़ आपने नीतीश सरकार पर चला दी है। बिहार से आप आते हैं सर, और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बड़ा त्यौहार है, महापर्व कहते हैं इसे, निर्जल व्रत रखते हैं, 36 घंटे तक का व्रत होता है, एक बड़ी बात है निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो व्यवस्थाओं में नीतीश सरकार से बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने जो देखा, जो सच है वो सच है जी। मैं सच को ठुकरा नहीं सकता जी। मैंने कल जो रात में मैंने यहाँ उतरा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ सड़कों पर, किस प्रकार से सड़कों को पानी से साफ किया गया, किस प्रकार से बिजली, बत्ती, रोशनी, पर्वत में जो पर्व करने वाली हमारे माता बहन भाई हैं, मैंने कल खड़ना भी यहाँ मनाया, लोगों के घर से प्रसाद। और देर रात में 12 बजे वो जहाँ विश्वविद्यालय के ठीक सामने नदी जो है, गोमती के किनारे मैं रात में बिताया हूँ।
जी सर, अब बात बिहार की आ गई है तो निश्चित तौर पर वहाँ की थोड़ी सी राजनीति की भी बात हम करेंगे। जिस तरीके से अभी जो वहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम बदला, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे देश में सिर्फ अगर आपने डिफीट खाई है तो बिहार से खाई है। हमने डिफीट नहीं खाई है। हमने बिहार की जनता का आशीर्वाद लेकर के सरकार नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही हमने बिहार को विकसित करने का प्रयास किया है। और बिहार किसी की दादागिरी नहीं है। बिहार ये गौतम बुद्ध का बिहार नहीं, भगवान श्री राम का वो भूमि भी बिहार है। विष्णु भगवान का साक्षात वो बिहार है उस कालखंड का। और इस कालखंड में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी से लेके मोइनुल हक का बिहार है। इस बिहार को आगे बढ़ाने में जो पार्टी ने कुर्बानी दी है, हमने जो त्याग दिया है और बिहार को हमने आगे बढ़ाया। और मुझे विश्वास है कि बिहार में जो तंत्र भ्रष्टाचार के कागार पर बैठी हुई है, जो तंत्र आज खानदानवाद और वंशवाद को लेकर के उसके गोद में जा कर के ऐसे लोग जो पलटनियां मार करके वो जा कर के उनके गोद में समाये हुए बिहार के साथ 25 साल बिहार को पीछे छोड़ने का काम किया। ऐसे लोगों को बिहार की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतलब बनाया जाएगा उनको और उनकी अगुवाई में जो है वो। देखिए, दिवा स्वप्न जब उनको आता है, उनको कभी कभी दिवा स्वप्न आता है। 2013 में भी आया था दिवा स्वप्न, उस समय भी उनको चोट लगी, फिर भी नहीं चेते। और आज उन्होंने इस दिवा स्वप्न को, दिवा स्वप्न मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बन करके रहेगा। बक्सर में आप एक बड़ा यज्ञ कराने जा रहे हैं सर। हाँ, बक्सर वासियों ने एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत मेरा यहाँ आज का भ्रमण भी हुआ। मैं बक्सर के अंदर सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, राजा हो तो राम जैसा, लोकतंत्र में राम हमारे लिए श्री राम आदर्श है। और वहाँ 2 साल पहले ही हमने श्री राम कर्मभूमि न्यास, श्री राम जन्मभूमि न्यास के तर्ज पर वहाँ श्री राम कर्मभूमि न्यास का गठन हुआ है। और उसी के माध्यम से कोविड के कालखंड में बहुत सारे सकारात्मक और बहुत सारे ऐसे काम जो कह सकते हैं कि जनता का कल्याण जिसमें हित है। बक्सर सिद्धाश्रम की भूमि रही है। हजारों लाखों वर्षों से सनातन काल से बक्सर को जानते हैं। अयोध्या के समान ही बक्सर बहुत ही पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि है। और श्री राम कर्म भूमि तीर्थ क्षेत्र कुंभ, एक महाकुंभ लगने वाला है। उसमें हमने जहाँ बावनेश्वर भगवान विष्णु के 5वें मनुज अवतार बावनेश्वर श्री राम कर्म भूमि तीर्थ क्षेत्र महाकुंभ एवं अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन, ये 7 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक, देव दीपावली से प्रारंभ होकर 15 नवंबर तक, जिसमें देश के सभी बड़े बड़े संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और देश के सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय उस राष्ट्रपति महोदया से लेकर के उपराष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी लोग उसमें, सबसे हम लोगों ने आशीर्वचन संदेश सबको दिया गया। और सारे लोगों से संदेश भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ कई ऐसे राज्यपाल, अन्य सभी मुख्यमंत्रीगण भी वहाँ उपस्थित होंगे अपनी अपनी झांकियों को लेकर के भगवान श्री राम के जीवन के आदर्श पहलू पर। जहाँ धार्मिक अनुष्ठान भी होगा, वहीं देश के लिए सुराज्य, एक अच्छा राज्य कैसे हो, अच्छा लोकतंत्र कैसे हो। भगवान राम बनवासी राम का चरित्र क्या था, जो समरसता का राम, निषाद राज राम,
सबरी का राम, इन सभी पहलू पर इस पर व्याख्यान भी बड़े बड़े संत और बड़े बड़े विद्वानों का, कुलपति कुलाधिपतियों का और सभी नेतृत्व, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व का भी होगा। इससे देश को एक दिशा मिलेगी। और आने वाले दिनों में हमने बक्सर में बड़ा पराक्रमी राम, जो बाल्यकाल में उन्होंने, श्री राम ने जो एक पराक्रम किया, पराक्रमी राम के रूप में वो विश्व में जाहिर हुए, जग जाहिर हुए। तो इस जिन्होंने ताड़िका का और सुबाहु का वध करके आतंकवाद का शुरुआत उन्होंने खात्मा करने का उस बक्सर की भूमि से उन्होंने शिक्षा, दीक्षा और महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर उन्होंने उनसे प्राप्त करके शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अर्जित करके वहाँ से उन्होंने लीला शुरू करके और अंत में रावण का दाह संस्कार किया, आतंकवाद का खात्मा किया। आज के दिन में उतनी ही आवश्यकता आतंकवाद पर बल देने की है। और मुझे लगता है कि इसी कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल महोदया से भी मिलकर के उनको जानकारी भी दी और उनको व्यक्तिगत रूप से मैंने आमंत्रण भी किया। और आमंत्रण के साथ साथ यहाँ से एक 3 तारीख को यात्रा भी जाएगी, अयोध्या, लखनऊ से होते हुए, अयोध्या होते हुए बक्सर और राम विवाह के लिए जनकपुर धाम तक। उस यात्रा का जो श्री राम के चरण पादुका का पूजन करने का भी हमने आमंत्रण अपने महामहिम राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी से कहा है कि 3 तारीख को आपका कोई समय जो आपके यहाँ से चरण पादुका का पूजन हो और अयोध्या और बक्सर का संबंध अन्योनाश्रय सिद्धाश्रम की भूमि, तो उन्होंने उस पर सहमति प्रदान की है और उसकी तिथि भी जो तय है उसका समय निर्धारित होगा। और मुझे लगता है कि उसमें उस बड़े कार्यक्रम में उनका भी उस सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, इस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी का भी हमें शुभ संदेश और वो स्वयं आने का उनकी सैद्धांतिक सहमति हुई है, जल्द ही उसकी घोषणा होगी। सवाल सर, स्वराज की आपने बात की और राम राज्य की बात की। बिहार में एक स्वराज की जो है वो परिकल्पना पीके लेकर घूम रहे हैं। और देखो अब कौन क्या लेके घूम रहे हैं, मुझे इस बात, बिहार से सर आप हैं और बिहार में काफ़ी कुछ हो रहा है, इस बात को मैं उससे पूरी तरह जोड़ता हूँ। हम सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है और सभी जाति धर्म संप्रदाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, ये हमारे भारत की संस्कृति है। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। हम उसी मूल मंत्र को देश के अंदर सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारी मंशा है और पूरे राज्यों को, जो हमारी राज्य के अंदर जो संघवाद की जो हमारी है, जो कह सकते हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, तो निश्चित रूप से हम उसको भी साथ लेकर के सभी राज्यों का सम्मान करते हुए, और इस कार्यक्रम में राज्यों के मुख्यमंत्रीगण भी कई राज्यों से आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जहां स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज वो संस्थापक संरक्षक के रूप में 9 दिनों तक राम कथा कहेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी उस संत सम्मेलन जो 8 तारीख को होगा 7 से 15 नवंबर, उस बड़े कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर एक बड़े कैनवास से बड़ा कार्यक्रम, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए अयोध्या से वो यात्रा लेकर के और भगवान राम के उस पराक्रमी भूमि पर, पराक्रम की भूमि पर आकर के आप सभी संकल्प लें कि इस देश को हमें विश्व के 21वीं शताब्दी में भारत, महान भारत बने, उसके लिए वो संकल्प सबका एक साथ होगा। के न्यूज़ चैनल का नाम लेते हुए सर जरा दर्शक, के न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि के न्यूज़ चैनल निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र पत्रकारिता में जो आगे बढ़ रही है, मैं इसके लिए अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आखिरी सवाल सर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डिप्लोमेटिक जवाब नहीं सर, पूरा स्पष्ट जवाब। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसको लेकर क्या असर रणनीति रहेगी, किस तरीके का कौन चेहरा होगा, कैसे जो है वो? भाई हमारे चेहरे तो तय हैं। बिहार में अभी उपचुनाव हो रहा है, 2 उपचुनाव, आंधी बह रही है और बिहार में बदलाव की लहर शुरू हो गई है। हम मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों को उपचुनाव में जीतने जा रहे हैं और 2024 में हमारे चेहरे देश में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले से हैं,
अभी पीएम के लिए कोई वैकेंसी देश में नहीं है। और दुनिया, पहले देश दुनिया की ओर देखता था, आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। ये बदलाव हुआ है। भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत की हर माता बहनों की सुरक्षा और भारत का विकास, ये हमारे लिए मुद्दा है। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2024 में 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा जीत करके पुनः भारत के प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बनेंगे। और 2025 में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अलग जगह करके अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी और सरकार बनेगी, ऐसा हमारा संकल्प है। बिल्कुल सर जी, अब तक जो कहा है वो हुआ है। और यकीनी तौर के ऊपर आज 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अश्विनी चौबे जी का दावा है कि उपचुनाव के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में छा जाएगी। वहाँ कोई चेहरा, कोई नाम, कोई नहीं है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की सत्ता संभालेंगे। देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगी। फिलहाल इस हफ्ते मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।